अच्छी पंक्ति कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि मैंने कुछ लाइनें कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज चालू की है जिसका नाम है अनुभव, जिसमें हम हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसने अपने क्षेत्र में, जो भी उनका क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं या फिर चाहे वो उन्होंने पढ़ लिख कर कोई एग्जाम क्रैक किया है, तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति है, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी कहानी होती है, हर किसी ने अपने जीवन में कोशिश की होती है, तभी वो इस जगह, इस मुकाम को हासिल करते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने इस अनुभव नाम के सीरीज में, जिसका आज दूसरा एपिसोड है। और एक ऐसे ही कोशिश करने वाले महान व्यक्ति जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिनसे हमारा इंटरव्यू है और हमारे कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। स्वागत है। तो राजीव, आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, इसके लिए हम सभी की तरफ से है। तो चलिए इस सिलसिला को हम शुरू करते हैं। आपसे मिलकर दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके बारे में आपको बता दें कि ये हमारे कैंडिडेट रह चुके हैं, और अगर बोला जाए ना कि कंडीशन क्या है, कैसे नहीं है, घर पे प्रॉब्लम है या बहुत कुछ है, लेकिन राजीव के बारे में एक बात बता दें कि हर चीज को पीछे रखकर बस अपनी पढ़ाई पर फोकस किए आज तक, और आज ये मुकाम हासिल किए हैं कि हम लोग इतने बोल सकते हैं कि इतना हम लोग को अच्छा लग रहा है कि हम अपने स्टूडेंट का खुद से इंटरव्यू ले रहे हैं। राजीव हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो थैंक यू राजीव आपका आने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। सबसे अच्छी बात है कि राजीव ने बहुत सारे टीचर से क्लास किया है, सर से भी किया, लेकिन सबसे अच्छी बात राजीव की ये है ना कि राजीव ने खुद से सेल्फ स्टडी करके, काफी हद तक सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो अगर बोले तो पूरा का पूरा श्रेय जो है राजीव के लिए ही जाता है। तो एक बार तालियां हो जाए राजीव के लिए। तो राजीव, मैं आपसे बोलूंगी कि आप सबसे पहले तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपके माता जी का नाम क्या है और आपके पिताजी का क्या नाम है, आपने कैसे सोचा कि हाँ मुझे इस तरीके से देश सेवा के लिए आगे बढ़ना है। सबसे पहले थैंक यू मैम, जिसने मुझे समझा कि मैं एक इंटरव्यू दे सकता हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार, मैं बेसिकली बिहार से रहता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट करेंट अभी धनबाद में स्थित हूँ। मेरे फादर का नाम सुदर्शन शर्मा है, मेरे माता जी का नाम सुनीता देवी है। मेरा क्वालिफिकेशन है 12th पास आउट। मैंने एनडीए का प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट किया था, मार्च मंथ में। पहला प्रिपरेशन मैंने अपेयरिंग में दिया, 12th का अपेयरिंग में दिया, जिसने मेरा मैथ टीचर थे उमेश श्रीवास्तव, उन्होंने मेरे मैथ को स्ट्रॉन्ग किया। फिजिक्स थे हम लोग राकेश पांडे, वो हमारे ये सारे मतलब आपके ऑफलाइन ही टीचर थे ना? सारे ऑफलाइन टीचर थे रैंक इंस्टीट्यूट का। अच्छा। और जीके जीएस के लिए हमारे अमित सर हैं, अमित वीडियो यूट्यूब पर नाम है, उन्होंने हमारे बहुत सहायता किए हैं जीके जीएस के लिए, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अच्छा राजीव, आप जैसे कि जीएस का बात बोल रहे हैं, तो देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि आप बस एक बार बता दें कि जैसे बहुत लोग होता है कि जीएस को बहुत हल्के में लेता है या इतना सब्जेक्ट है, तो आप जीएस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि जीएस को भी पढ़ना जरूरी है, उसको भी उतनी ही अहमियत दो जितनी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं, तो इस बारे में कुछ। जैसे एनडीए में पेपर 1 होता है मैथ,
पेपर मैथ 1 पास करने के बाद ही पेपर 2 चेक होता है। तो जीके जीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंस देना ही भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो 2nd पेपर होते हैं उसमें से 9 या 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से वो 600 मार्क्स के होते हैं। जीके जीएस के पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे एनडीए के लिए सिर्फ नहीं, यहाँ तक यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, सीएचएल, रेलवे, ये सब सारे के लिए हमारे जीके जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो ये भी है ना कि जीके जीएस के थ्रू हम लोग अपना पूरा भारत को समझते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे है। बाकी जीके जीएस के लिए हमारे इतिहास, भूगोल, ये सब सारे समझना भी महत्वपूर्ण है भारत के लिए और हमारे के लिए भी। अच्छा राजीव, आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम सुदर्शन शर्मा है, वो एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग? नहीं, प्राइवेट मैकेनिकल, खुद का बिजनेस, गाड़ी बनाते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। ये तो ट्रांसपोर्ट है, भारत का नब्ज है ये तो। अच्छा, माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम सुनीता देवी, वो एक हाउसवाइफ है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा राजीव से बात कर उनके बारे में जानकर कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि राजीव ने बोला कि जीके जीएस का भी सेम महत्व है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सही बात है ना? सही बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ प्रश्न है। जैसा कि आपको भी पता है और सभी को पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है मेनली डिफेंस और सीएससी के लिए टारगेटेड है। अदर एग्जाम भी है, हमारे लिए सारा एग्जाम बराबर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी भारत का सर्विस ही है। अगर देखा जाए तो सभी भारत का सर्विस है, हर किसी न किसी क्षेत्र में सबका सहयोग है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ 10-12 सवाल आए हैं। कुछ आपकी तैयारी से रिलेटेड है, कुछ आपके एसएसबी का है, क्योंकि देखिए बात सही है, आप वहां से आ रहे हो तो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो उम्मीद है कि आप सारा एक्सपीरियंस, हमारे जितने भी बच्चे हैं और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी पता लगेगा और थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्या पता आज आप यहाँ हो तो उनमें से कल कोई हमारे सीट पर हो। तो चलिए हम सवाल अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपका ये जो अटेम्प्ट था वो कौन सा था और आपने कैसे प्रिपेयर किया अपनी पढ़ाई के साथ? मेरा ये अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था, ताली हो जाए भाई। अच्छा बताइए राजीव की कैसे मैनेज कैसे हो गया? जब मैं पहला अटेम्प्ट से बोलूं, एकदम जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था एग्जाम, उस टाइम मैंने 12 का अपेयरिंग, मेरा 12 अपेयरिंग था। उस टाइम मैंने लॉकडाउन से, मतलब कोविड के समय में मैंने 7 महीना प्रिपरेशन किया पूरा। उसके बाद फिर मुझे एनडीए का एग्ज़ाम फॉर्म भरा। उसके बाद 4 सितंबर को एग्ज़ाम था, या 4 या 6 सितंबर को एग्ज़ाम था एनडीए का, जिसमें मेरे रांची में सेंटर मिला था, सन जेवियर्स इंटरमीडिएट स्कूल में। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट भी चेक किया। रिजल्ट भी आने वाले, एसएसबी के लिए मेरे कॉल लेटर आई है। कॉल लेटर एसएसबी में जाने के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएसबी का। अच्छा, मतलब आप पहले अटेम्प्ट में एसएसबी तक पहुँच चुके हो, ये फिर दूसरा है जिसमें मुझे एसएसबी में मैं बाहर हो गया। बाहर नहीं था, तैयारी करने के लिए आपको टाइम दिया गया था। नहीं, मतलब अटेम्प्ट किया था। हाँ, अटेम्प्ट किया ना, उसके बाद आप बाहर आए तो आपको दोबारा तैयार होने के लिए भेजा गया है कि जाइए दोबारा आइए। एसएसबी से हमको रिजेक्ट कर दिया था, फेल हो गए थे। तो वही तो बोल रहे हैं ना। मैंने एसएसबी से मैं फेल कर गया था एसएसबी में। और फिर मैंने, अच्छा एक बात और है, आप जैसे बोले फेल कर गए थे, तो ऐसा कुछ कारण आपको बताया गया कि क्या लैग था आपने? नहीं, मैंने फर्स्ट ही दिन ही में मैंने पिक्चर टेस्ट ही में रिजेक्ट हो गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट में। अच्छा, फिर आगे दूसरा अटेम्प्ट फिर मैंने तैयारी किया। 12th के एग्जाम कोविड में हम लोग को पास किया गया था। मैंने कोविड में भी पढ़ा। फिर सेकंड अटेम्प्ट फिर मैंने दिया। सेकंड अटेम्प्ट का भी रिजल्ट मेरे अच्छी आई, मेरे रिजल्ट पास क्वालिफाई किया। उसके बाद एसएसबी का इंटरव्यू कॉल लेटर आया। मैंने कॉल भोपाल में पढ़ा। वहाँ पर मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। पहला स्क्रीन टेस्ट होता है, पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, सेकंड होता है पिक्चर प्रोटेक्शन टेस्ट, थर्ड होता है साइकोलॉजी टेस्ट, फोर्थ होता है ग्रुप डिस्कशन और लास्ट होता है इंटरव्यू। जिसमें पहला होता है पिक्चर में स्क्रीनिंग टेस्ट में। स्क्रीनिंग टेस्ट लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत स्क्रीनिंग टेस्ट में करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहला ही दिन में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है ना, वही। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करना बहुत जरूरी है, तभी आप सेकंड
दिन में क्वालिफाई करेंगे। पहला दिन में आप स्क्रीन टेस्ट दिए तो शाम को ही आफ्टरनून में ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। जिसमें आपका लिस्ट में नाम है तो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको रखा जाएगा, और नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस इंटरव्यू में छटने का 2 तरीका होता है, चाहे पहला दिन छट जाएंगे चाहे लास्ट दिन छट जाएंगे। पहला दिन छटने गए तो बाहर, और पहला इंटरव्यू पास करने पहला दिन तो आपको वो 4 दिन आपको रखेंगे छटने का। लास्ट ही दिन आपको फिर चांस मिलेगा, बीच के दिन में चांस नहीं मिलेगा। मतलब अगर पहला दिन टिक गए तो फिर आप टिक जाइएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। राजीव, दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने की? मेरा स्ट्रेटेजी साइंस थी। पहला स्टैटिक साइंस से किया था मैंने। साइंस से मैंने सबसे पहले मैथ का महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि मैथ का पहला पेपर रहता है, उसमें पास करना एकदम कंफर्म एकदम रहना चाहिए कि मैंने पास करना है तो करना। उसके बाद ही हम सेकंड पेपर के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि मैथ में मतलब आप जैसे कि बच्चों को होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं 2 घंटा मैथ पढ़ लेंगे, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लेंगे, तो आपका मतलब क्या टाइम टेबल रहता था दिन भर का? कैसे आप पढ़ते थे? आपने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयार किया? मतलब कुछ इस तरीके से बता दी ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक आइडिया लग जाए। सबसे पहले मैंने मैथ को महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि मेरा मैथ इंटर में मैथ था। मैं पीसीएम से हूँ। मैथ मेरा उमेश सर से मैं पढ़ा था तो उनका मैथ अच्छा था। वो मुझे मैथ बेसिकली बेसिक से पढ़ाते थे, और मैथ में बेसिक होना एकदम समझना बहुत जरूरी है। मैथ का बेसिक कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप मैथ को समझ जाएंगे। और बाकी टाइम टेबल का कहा जाए तो सुबह मैथ को मैंने सुबह पढ़ता था। मैथ में 4 घंटा मैथ को पर डे देना जरूरी रहता था। 4 घंटा मैथ देना है, क्योंकि 11 12 दोनों को सॉल्व करना रहता था, और जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो सब 1 आवर्स बहुत है। उसके बाद जीके जे सेकंड पेपर के लिए, उसके लिए भी आपको 4 आवर्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी बहुत। अच्छा राजीव, आपने बोला कि मैथ के लिए 4 घंटा, और इधर तो उसी पे एक और सवाल है कि जैसे कि तीसरा सवाल है हमारा यहाँ पे कि कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि आपका है साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, तो मतलब आप बताइए कि जो कॉमर्स के और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो कैसे करें इस चीज को? कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए तो सबसे पहला बात तो आर्ट्स के लिए जीके जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, और उन लोग स्ट्रांग रहता ही। और बाकी रही मैथ का, तो मैथ के लिए उन लोग को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे 11th का होता है ना, 11th का एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट रहना चाहिए। उसके बाद आर.डी. शर्मा 11th और 12th का बुक सॉल्व करने के बाद हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर एक गाइड लीजिए, ये एनडीए का आता है पाथफाइंडर का, उसको सॉल्व कीजिए। पाथफाइंडर का ना, हाँ, ये किताब तो खैर अपने आप में ही उम्दा है। अच्छा राजीव, बोला था कि जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि ये जो एग्जाम होता है उसमें बस 10th तक का मैथ वगैरह आता है, तो ऐसा है कि 9, 10 का भी कुछ प्रभाव रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 9, 10 का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 9, 10 का क्वेश्चन सिर्फ आपको बेसिक मैथ ही में आता है, नॉर्मल मैथ जो मतलब अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है। और इसमें सिर्फ 11, 12 के बेसिस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं रहेगा। आप मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर वगैरह देखे तो बच्चा आराम से एग्जाम निकाल सकता है। अच्छा राजीव, एक और बात पूछना, जैसे कि आपने मैथ का बता दिया, जीएस के लिए कोई स्ट्रेटेजी? जीके जीएस के लिए तो पहले तो मैंने घर में पढ़ता था। उसके बाद एक अमित सर थे हमारे, जिनका यूट्यूब पर चैनल है, है चैनल था और अभी भी है, अच्छे पढ़ाते हैं। वो पहले अनअकैडमी में रह चुके हैं। यूट्यूब का नाम है अमितोपेडिया। अच्छा, आपने अनअकैडमी पे कभी क्लास किया सर से? अनअकैडमी पर मैंने कभी क्लास तो नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा आप उनको कैसे जानते हैं? मतलब किसी दोस्त यार के थ्रू, या मतलब किसी ने तो बताया होगा ना कि हाँ एक सर है ऐसे पढ़ाते? क्योंकि देखिए स्टूडेंट और स्टूडेंट ही बता सकता है टीचर के बारे में सही चीज कि टीचर कैसा है। तो आपको किसने बताया सर के बारे में? मेरा फ्रेंड है, हाँ, उनका नाम मनीष है। वो क्या कर रहे हैं? वो तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो भी उन्हीं सर से पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस उन्हीं से पढ़ते हैं। और वो वही दोस्त ने मेरे को बताया था कि एक सर है अमित सर, जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं और वो यूपीएससी और डिफेंस के लिए तैयारी करवाते हैं। जिनका जीके जीएस पढ़कर मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत हद तक समझ में आई।
चलिए, अच्छी बात है। आपको बता दें कि सर की पॉलिटी बहुत अच्छी है, जिन्हें पॉलिटी नहीं समझ में आती सर को फॉलो कर ले। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें? क्योंकि होता क्या है कि अगर मेट्रो है तो तब तो चल जाएगा सिटी, लेकिन जो हम लोग जैसे कि आप बोले बिहार से, फिर हम लोग जो है झारखंड में है, फिर जो भी है, तो यहाँ के बच्चों का ना मैथ तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार का तो मतलब डीएनए में है मैथ, ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो बच्चे इंग्लिश के नाम से ही डरते हैं। तो मतलब कैसे तैयारी करें, क्या करें? इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ग्रामर को जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। अच्छा, एक बात और पूछना था कि आपने बोला बेसिक, मतलब कि एक ओवरऑल बेसिक होना चाहिए ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लिश में आपको पीएचडी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? बस यही बात पूछ रहा था, क्योंकि बहुत सारा होता है कि बहुत लोग बस इंग्लिश के पीछे ही पड़े रहते हैं। नहीं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंग्लिश आना चाहिए कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ हमको समझ में आए, मैं उसका आंसर दे सकूं। एसएसबी में भी इंग्लिश से पूछा जाता है। अच्छा, इंटरव्यू आपका किस पे हुआ था, हिंदी में कि इंग्लिश? दोनों से आप दे सकते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं रहता कि इंग्लिश से आप दे सकते हैं। जहाँ तक आपको समझ में आ रही है वो इंग्लिश दीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रही वहाँ पर आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत मतलब ये सारी बातें पता लगा, क्योंकि हम लोग के मन में होता क्या है कि नहीं आपको इंग्लिश ही देना, इंग्लिश बोलिएगा तभी अंदर जाइएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसके कारण भी तैयारी छोड़ देते हैं कि नहीं हिंदी तो बोलना ही नहीं है और हमसे तो इंग्लिश होगा ही नहीं। तो चलिए, आपसे मिलकर ये बात तो पता लगा कि आप वहाँ तक पहुँचे, ये बात तो पता लगा कि भाई हिंदी में भी हम बोल सकते हैं और इंग्लिश आना भी जरूरी है, ऐसा कोई वो नहीं है, जरूर इंग्लिश का भी महत्व है अपना हर लाइन में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि रिटन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन आपने कैसे की है या कर सकते हैं, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस तरह रिटन के साथ एसएसबी का तैयारी हमेशा करना चाहिए। मतलब कैसे? जैसे एक अपने आप कहीं पर भी किताब उठाइए, पिक्चर देखिए और पिक्चर की सबसे पहले पिक्चर प्रोटेक्शन टेस्ट पास करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में वही होता है, उसको देखकर और खुद को इमेजिन करके लिखिए कि पिक्चर में ये हो रहा है। अच्छा, मतलब कि इसका किताब मटेरियल वगैरह भी आता होगा ना बाजार में। और एसएसबी की तैयारी करने के लिए और सबसे पहला बात कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कोई ऐसा आप वहाँ गए, आपने किसी को देखा हो या कुछ, मतलब कुछ वैसा इंसिडेंस बता सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मैंने कि बोला कि ये मैं इंटरव्यू पास कर जाऊँ, पूरा कॉन्फिडेंस में गया मैं इंटरव्यू पास कर जाऊँ, लेकिन उससे ज्यादा हद से मत वहाँ पर बोलना कि मैं पास ही कर आऊँ। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना जिससे मैं पास कर सकता हूँ, कर लूंगा, ये होता। ये वहाँ पर ईगो और घमंड नाम का चीज नहीं आना चाहिए कि मैं पास करूँ, क्योंकि वहाँ स्क्रीन टेस्ट में वहाँ पर आपको एक नहीं, वहाँ पर कम से कम 10,000 बच्चा रहते हैं और 10,000 इंटरव्यू। हाँ, वो तो एंट्री वाला दिन है तो उस दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। उसमें से 80 से 90% बच्चा पहला दिन ही निकल जाते हैं इतना बड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट में। मतलब इसका तैयारी कर लेना चाहिए। एसएसबी की तैयारी मतलब रिटेन से हम लोग का हार्ड रहना चाहिए, मतलब स्ट्रांग रहना चाहिए। हाँ, मतलब साथ साथ में हम तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय देकर तैयारी करते रहना चाहिए, है ना? अब अगला प्रश्न है कि आपने एनडीए ही क्यों ज्वाइन किया, कोई कुछ और कर लेते हैं? जैसे कि आपने बोला कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे, तो आप बीटेक कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, एनडीए क्यों? एनडीए ज्वाइन करने का महत्व मेरा ये था कि मेरे अंदर खुद का मैंने सोचा था कि एक एनडीए में मुझे जाना है। मैंने एनडीए का, मेरे एक भैया हैं जो अभी आर्मी में, वही मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम्हें एनडीए जाना, और मेरे पापा को भी ये बोलते थे कि इसको एनडीए में भेजेंगे। मेरे पापा का भी ये एक सपना बन गया, तो मैं पापा का सपना पूरा करने के लिए फिर मैंने भी ये कहा कि ये मेरा भी एक लक्ष्य बन गया कि मुझे एनडीए जाना ही जाना है। देश सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि एनडीए ही जाना चाहिए। देश सेवा हम लोग आम आदमी बन के भी रह सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे लिए झारखंड पुलिस है, बिहार पुलिस है, आर्मी है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सारा में देश सेवा कर सकते हैं। एनडीए जाने का महत्व ये था कि वहाँ पर हमारे वहाँ का रूटीन रूल ये सब डिसिप्लिन वहाँ का बहुत स्ट्रांग रहती है। वहाँ पर एक कैंडिडेट जब निकलता है तो लगता है कि हाँ एक ऑफिसर निकल
चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने बोला, मेरा दिमाग में इमेजिन होने लगा कि जब वहां से कैंडिडेट आता होगा उस ड्रेस में, तो उसका अलग ही रुतबा होगा, है ना। फिर उसके सामने तो कोई फेयरनेस स्क्रीन या लाइट ही कम है उसकी चमक के आगे। तो चलिए, बहुत जल्द हम लोग भी आपको उस यूनिफॉर्म में देखेंगे, और खुशी तो बहुत है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो आप अपना बात जो बोल रहे थे कि क्यों किए या कि उसको कैरी ऑन करिए। मैंने अदर भी चॉइस कर सकता था, लेकिन मैंने एनडीए इसलिए चॉइस किया कि मुझे वहाँ जाना था। मैंने उसको अपना लक्ष्य बना लिया, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि वहाँ देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ, वहाँ सेना पर सरहद पर रहकर अब मैंने अपनी कमांड कर सकूँ अपने सैनिकों, अपना भारत का सेना लोग को, और मैं ट्रेन कर सकूँ सबको, और मेरे थ्रू और सबको भी पता चलना चाहिए कि एनडीए भी है, जिससे एनडीए ज्वाइन करने से हमारे देश के लिए और उन्नति हो सके। तो राजीव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारा जितना भी फैमिली है हम यही उम्मीद करते हैं और यही आपके लिए कामना करते हैं कि भविष्य में आप, जैसे कि वर्तमान में हमारे जो नेवल के मुख्य हैं, जो एडमिरल हैं, एडमिरल आर हरि कुमार जी जो हैं, वो अभी मुख्य हैं, तो कुछ समय बाद उनके इस पद पर आपको हम लोग देखें और हम लोग अपने घर से तालियां बजाए कि देखिए हमारा स्टूडेंट कहाँ पर है, क्योंकि वो जो खुशी होगी ना, वो कुछ अलग ही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे आने वाले टाइम में इस पद को संभालें। जैसा कि हम सभी को पता है कि विपिन सर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी यादें या फिर उनका जो किया धरा है ना, वो सभी चीज़ों में हमारे पास ही है, आस ही पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से, जैसे कि हमारे जो विपिन सर थे, वो जिस तरीके से इतने बड़े पद पे थे, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे वहाँ पे, तो उनके पद पर आप अपॉइंट किया जाए। आप इस तरीके से, मतलब कुल मिलाकर हमें कहना है कि आप इस तरीके से इतने बड़े बड़े जो पद हैं उसे संभालें, और हम सभी आपको अपने अपने टेलीविजन से देखें, तो हमें और भी गर्व होगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं आज भारत सरकार को इस तरीके से सर्विस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बड़ी गौरव की बात होगी, खासकर अमित सर के लिए, क्योंकि अगर उनका कैंडिडेट जो इस तरीके से सफलता प्राप्त करता है, तो वो जो मन की शांति होती है ना, फिर उसका तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि वो कितना शांति मिलेगा और कितना गर्व से सीना और चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए, हम आपके इस बेहतर भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं। तो इसी बात पे एक बार फिर से तालियां हो जाएं। अब हम बात करते हैं एसएसबी से रिलेटेड। एसएसबी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप की एसएसबी की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की और कैसे की? हालांकि ये सवाल हो चुका है, लेकिन एक बार दोबारा से आप थोड़ा डिटेल में बता दें कि हाँ, आपने कौन सा बुक फॉलो किया, या फिर आपने किसी को देखा, या कुछ भी इस तरीके से थोड़ा मतलब बता दीजिए हमारे स्टूडेंट को। एसएसबी का मैंने तैयारी 2020 से करना चालू की थी, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट फर्स्ट 2020 में ही दिया था। एसएसबी का तैयारी करने का सबसे बेहतर है कि मैं खुद को एक कहीं पर प्रोटेक्शन करूँ, पिक्चर को कहीं देखूँ और खुद से लिखूँ, लिख कर उसे फिर रीडिंग करूँ कि क्या मैंने लिखा है, उसमें से क्या मेन पॉइंट लिखना है, क्या सही है क्या गलत है, सारा चीज में देखना है। और बुक के लिए कहा जाए तो बुक एसएसबी की बुक आती है। नाम बता दीजिए। नाम नहीं याद है, चलिए आप हमें बता दीजिएगा, हम पिन कर देंगे उस मैसेज को, ताकि और भी स्टूडेंट को मदद मिल जाए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है हमारा कि आपने जो आपका स्क्रीन टेस्ट हुआ था, उसमें मतलब कि उस समय आपका क्या स्ट्रेटेजी था एट अ मोमेंट? देखिए, तैयारी किए नहीं किए, लेकिन जब रणभूमि में उतरते हैं ना, तो क्या माइंड सेट होता है? जैसे कि आपने बोला कि 10,000 बच्चे होते हैं, लेकिन 80 से 90% बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे पहला बात को वहाँ पर अपने आप खुद को मोटिवेट करके रखना है। मतलब कैसे करते थे कि हाँ ये नहीं करना तो, जैसे कि उसमें एनडीए में 400 सीट रहती है। 400 सीट में जैसे कि मानना कि मैंने उसमें सब है, 400 सीट में वो कोई हमसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई हमसे खराब कर रहा है, हमसे जो बेहतर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक सीट लेकर गया, एक सीट ले गया, उसमें 399 सीट बची है ना, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। और वहाँ तो मैं भी नर्वस हुआ था,
ऐसा बात नहीं। वो तो जेन्युइन सी बात है ना, सबकी होती है, सब होते हैं, और मैं भी हुआ था, बहुत हुआ था। उसके लिए फिर मैंने अकेले में बैठा था, बहुत सोचा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा आगे जाकर, कैसे पास करूँगा स्क्रीन टेस्ट में। तो जब मैं 2020 में गया था तो मैं फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में ही बाहर हो गया था। इससे मैं घर आकर मैंने बहुत सोचा कि क्या होगा, आगे नहीं कर पाऊँगा। फिर भैया भी हमारे थे, वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुमको करना है करना। पापा भी मोटिवेट करते थे, और बाकी एक सर है अमित सर, उनका मोटिवेट भी हमेशा साथ में रहता था। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, हालांकि आपने पिक्चर परफेक्शन वाला तो बात बता ही दिया कि आप कैसे करते थे, खुद से करते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि SRT, TAT, WAT ये सब की जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्या 1 मंथ काफी है? नहीं, 1 मंथ में हमें तो इसको। अच्छा, सबसे पहले आप ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि SRT क्या है, TAT क्या है, WAT क्या है। SRT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अच्छा। और TAT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और WAT? हाँ, WAT उसमें वहाँ पर 2 दिन ही स्क्रीन टेस्ट चलता है। 2 दिन ही स्क्रीन टेस्ट चलेगा, सबका अलग अलग नाम रहता है, और सारा स्क्रीन टेस्ट में पास करना रहता है। हाँ, पास करेंगे तभी तो जैसे मैंने बोला ना कि पहला स्क्रीन टेस्ट में पास करना कंपलसरी है। सेकेंड दिन क्या होगा वो मैंने नहीं देखा। सेकेंड दिन में मैंने पास किया फेल किया वो आपको नहीं बताया जाएगा। थर्ड दिन नहीं बताया जाएगा, फोर्थ दिन नहीं बताया, 5 दिन बताया जाएगा, 5 मिनट। अब बात करते हैं कि एक और सवाल है हमारे जो स्टूडेंट उन्हीं से कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या रोल प्ले करती है SSB में? सबसे पहले अपने आप को खुद को प्रिपेयर करना है SSB के लिए, और हमेशा माइंडसेट को पॉजिटिव साइड में रखना, नेगेटिव में नहीं। 2 टाइप की हमारी माइंडसेट होती है, ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट। हमेशा हम लोग को ग्रोथ माइंडसेट की तरह जाना चाहिए। हम लोग करना चाहिए कि हमें ये कर सकता हूँ, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं इससे नहीं होगा तो मैं पीछे हट जा रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। हमेशा अपने लुक को बढ़िया रखें। मतलब लगभग मतलब आप कैसे रह रहे हैं, कैसे उठना बैठना है, क्या है, अपना तैयारी से अपना डिसिप्लिन फॉलो करें, बढ़िया से डिसिप्लिन फॉलो रहें, सबको रिस्पेक्ट दें, खुद भी रिस्पेक्ट लें, और अच्छे से तैयारी करें। और अपना पर्सनैलिटी और अच्छे से बढ़ाने के लिए, जैसे कि कहीं पर मैंने बैठा हूँ सब आदमी सामने, वहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कीजिए कि मैं ये काबिल हूँ। क्योंकि आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा कि आपको बुलाकर हम रोड पर बोल रहा हूँ तो सब सुनेंगे मेरी बात। नहीं, ये आपको कहीं पर कोई बैठा है, वहाँ पर आपको बोलने का मौका मिल रहा है तो वो आप छोड़िए नहीं, वहाँ पर बोलिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। और जहाँ गलत हो रहा है देखिए मैंने क्या गलत किया। हाँ, लेकिन हावी मत होइए किसी पे, है ना, सही चीजों को बोलिए। तो राजीव ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तभी से अपने आप में ना OLQ लिया, यानी ऑफिसर लाइफ क्वालिटी। यानी आप सोते जागते मतलब नॉर्मल आदमी में रह रहे, तब भी आप अपने आप को एक एज अ ऑफिसर ही ट्रीट करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप डिसिप्लिन में रहिए और समय का पाबंद होइए। और अगर आप कहीं पे बहस कर रहे हैं या 10 जन का ग्रुप है, आप कुछ बात कर रहे हैं, सामने वाला का भी सुने, खुद भी बताएं, और एक अच्छे नोट पर उस बात को खत्म करें। और कोशिश करिए कि हर दिन हर किसी से कुछ न कुछ सीखें और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर लाइफ जो है ऐसे ही चलती है, सहयोग से। जब राजीव जब ज्वाइन करेंगे सर्विस को, उनकी वो फैमिली ही हो जाएगी अपनी। तो राजीव की बात सुनकर यही लगा कि हम सभी को जो है किताब के साथ पर्सनालिटी को भी प्रिपेयर करते रहना चाहिए और अपने आप में ना एक सुधार लाना चाहिए खुद से। क्योंकि बोला जाता है कि एक व्यक्ति की गलती और अच्छाई वो खुद ही समझ सकता है। और राजीव ने जैसे बोला कि जब उन्हें डर लगा तो वो अकेले में बैठे और उन्होंने सोचा कि उनकी क्या क्या गलती है, क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो मौजूद हैं या जो देखेंगे इस वीडियो को, कि आप ना अपने आप से बात करने के लिए थोड़ा समय जरूर रखें जीवन में, कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसे पढ़ाई की, आज आपने कहाँ समय खराब किया, या आपने कितना पढ़ा है, आप कितना तक पहुंचे हुए हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारी अगर कोई जनता है जो इस वीडियो को देखे जो तैयारी में नहीं भी है, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि
अपने आप से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आज का दिन था वो कैसा गया, आपने क्या हासिल किया जीवन में। सही है कि नहीं राजू? होना चाहिए ना हर इंसान में। तो राजू ने बहुत अच्छी बात कही है। आई होप कि आप सभी इस बात को याद रखेंगे कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे। दूसरा, अगर आपसे कोई बात कर रहा है या कोई आपका फैक्ट है, आप उसको एकदम इंसान की तरह अच्छे तरीके से रखें और उसे प्रूव करें एज अ ऑफिसर, और पूरी जानकारी के साथ रखें। और अपने आप को, जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे, कैसे आप कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आप किस तरीके से दिख रहे हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि द हिंदू का एसएसबी जो इंटरव्यू होता है उसमें कितना इम्पोर्टेंस है, अगर है तो उसको हम किस तरीके से करें? द हिंदी न्यूज, जो द हिंदू का न्यूज आता है उसका कितना न्यूज वो करंट अफेयर के लिए बेस्ट है। तो क्या इंटरव्यू में भी कुछ काम आता है? नहीं, उसमें से इंटरव्यू में आपसे वहाँ पर नॉलेज और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा वो जो इंटरव्यू होता है वो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका नॉलेज तो वैसे भी पहले ही चेक हो चुका है ना, उसके बाद मतलब आप क्या है बस वो आपको देखेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजीव का ये परसेप्शन है कि द हिंदू ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जैसे कि सर भी बोलते हैं कि आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए देश विदेश का, विचार का। हाँ, तो आप उसे भी थोड़ा देखते हुए चले। बाकी तो आपका वो लोग हैं ही आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए, बैठे ही इसीलिए हैं। अब बात करते हैं कि उस समय करंट अफेयर्स का कोई महत्व, तो आपसे कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा गया हो, जैसे कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें हमने देखा है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे आप जिस एरिया में रह रहे हो उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता हो कि बताओ वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे जो अभी हाल में न्यूज आया था तो वहाँ का जो औरतें हैं उनका क्या रेशियो है, इस तरीके से मतलब कुछ भी आपके इर्द गिर्द से कोई सवाल। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे एसएसबी में नहीं पूछा गया था। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उससे करंट अफेयर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, आता है, क्वेश्चन हमेशा आते रहती है, क्योंकि वहाँ एसएसबी में आपको आपके जानने के लिए वहाँ पर नहीं बुलाया कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, वो आपको चेक करने बुलाया। सही बात है। आपको जानने के लिए आपसे ज्यादा वो जान जाएंगे। ये बात एकदम सही है कि आपसे ज्यादा जान रहे हैं। वहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रहते साइकोलॉजी टीचर, वो सिर्फ आपको देखेंगे, आपकी हरकत देखेंगे और कुछ, वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मतलब नहीं होता है। हाँ। अच्छा, मतलब कि कुछ तो इतना गए वहाँ पे आए होंगे तो कुछ तो आइडिया लगा होगा ना कि ऐसा क्या वहाँ पे ना करें हरकत या उठने बैठने में कि जिससे आप छट जाएं। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू का बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आपको जाना है, गेट पर नॉक करना है, सर को बोलना है, एनी मतलब विश करना है अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। अच्छा। हाँ। उसके बाद स्लोली चेयर तक, उसके बाद सिट डाउन, उसके बाद फिर वहाँ। अच्छा राजू, एक बात और बोलना है, अगर सामने वाले जो इंटरव्यू लेते हैं अगर वो आपको नहीं बोले सिट डाउन, तो तब क्या है, तब तक आप खड़े रहिएगा? खड़े ही रहें। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना है कि हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले सेलेक्ट हुए उन्होंने अलग अलग चीजें कही, क्योंकि सबके साथ अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि आपके पैनल में 5 जन बैठे हुए हैं, तो क्या गुड मॉर्निंग सिर्फ एक जगह विश करना है या 500 को? सभी को करना है, ऑल ऑफ। मतलब कि गुड मॉर्निंग सर इस टाइप से कि एक ही बार सर। अच्छा, और जहाँ पे अगर लेडी बैठी हो तो देखिए, सर हो चाहे मैडम, जब हम लोग जब विश कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर, तो वो सर एंड मैम लास्ट में बोलना है। अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से जाना है, आपको क्या करना है। आगे हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए आपने क्या किया था, या फिर आपने कितने टेस्ट मारे, या फिर मॉक टेस्ट जरूरी है या नहीं जरूरी है, कुछ इस बारे में। मॉक टेस्ट के लिए जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूरी है। एक दिन में कितना मॉक टेस्ट मारना चाहिए? एक दिन में देखिए डिपेंड नहीं करता कि आप कितने मार रहे हैं, आप कितने समझ कर कितने सही मार रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। आपको टाइम भी लेकर चलना है। जैसे मैंने तैयारी कर रहा था तो मॉक टेस्ट जब बनाता था, कभी कभी बनाने में पूरा दिन भी लग जाता था, कभी कभी
नहीं लगता था। तो उस तैयारी करते करते जैसे कि एक दिन में कभी 2, 3, 5 इसको बढ़ाते रहना चाहिए। मतलब जैसा आपका तैयारी होगा उस हिसाब से, लेकिन बस मॉक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडिडेट ध्यान रखिए कि मॉक आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एज अ एनडीए कैडेट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फैमिली होगी या एकेडमी? वो तो हमारे एकेडमी ही होगी। लेकिन फैमिली भी तो मैटर करता है ना। देखिए फैमिली में अगर जो मैंने फैमिली को लेकर चला, मुझे एनडीए में जाने को नहीं मिल पाता। जैसे कि कोई बहुत सारे फैमिली रहते हैं, जैसे मेरी माँ हमको हमेशा, मैंने कभी नहीं मेरी माँ को बोला कि माँ तुम एनडीए जाओ, आर्मी ज्वाइन करो। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि एनडीए ज्वाइन करो। वो माँ का प्यार होता है। तो पहले जैसे कहा जाए तो एनडीए सब, क्योंकि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद अपना फैमिली को। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले माँ आता है। आपने जो इंसिडेंट्स बोला है कि मेरी माँ को ये पता नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ। हमने अपने चैनल पे एक इंटरव्यू लिया था अनुज नायर जो है, उनकी माता जी का वुमेन्स डे था, तो उस दिन हमने बात किया। और आपकी माँ का और उनकी माँ का दोनों का ये सेम वर्डिक्ट था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा बच्चा किस चीज का तैयारी कर रहा है। तो माँ ही होती है, सच बात है। तो इसी तरीके से माँ लोगों के क्या, उनसे हम लोगों ने बात की थी, तो अगर बोला जाए ना तो उनकी बातें सुनकर हमें ये लगा कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने खोया है या जो उनके बच्चे ने करके चले गए, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो दिन ही ऐसा था ना कि बस उनकी बातों में हम लोग सभी डूबे रह गए कि क्या मंजर होगा, क्या होगा, क्योंकि सर की जो उम्र थी वो बहुत ज्यादा थी नहीं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाए, और उनकी माताजी का भी वीडियो है। और तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाए, वहाँ पे 2 इसी तरीके से वीडियो पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। एक तो अनुज सर की माताजी से बात हुआ था, और एक जो है मोहित सर की माता पिता से बात हुआ था। तो उसका जो है आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, बहुत इमोशनल बात हो गया, वहाँ से बात हुआ। तो अच्छा, एक सवाल और है, मैं सभी से पूछती हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे और जब आपने ये मुकाम हासिल किया है, उसमें और अभी में आपके आसपास में क्या अंतर है? हमारे आसपास में अंतर है कि जैसे कि मैंने पहला रिजेक्ट किया था 2020 में, तो बहुतों ने बोला था कि नहीं होगा। बाकी तो पापा भी वो बहुत डांटे थे क्योंकि मैंने जिद किया था। फिर पापा, इस टाइम कोविड नहीं था, पापा बोला कि कोविड में एग्जाम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला पापा मेरे को एग्जाम देने जाना। फिर मेरे अच्छा, मतलब कि उस समय आपका जब आप उधर से लौट आए तो बहुत लोगों ने बोला होगा ना कि अरे इससे नहीं होगा, या क्योंकि देखिए ये नेचर है, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी 10 कहानी सुनते हैं सुबह से शाम तक कि जब तैयारी कर रहे या नहीं हो रहे तो किस तरीके से आसपास से बोला जाता है। और जब वही एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद तो फिर दूर दूर से भी रिश्ता बन जाता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ, जब मैंने एसएसबी दे कर आया था, जब मेरा रिजल्ट आया एसएसबी का, तो बहुतों ने मेरे स्टेशन पर ही इंतजार कर रहे थे। उसके बाद स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, फिर वहाँ पर आए, मेरे को बहुत फूल माला चढ़ाए। उसके बाद फिर मैंने घर तक गया। हमारे चेक पोस्ट पर एक है चेक पोस्ट, वहाँ पे पुलिस रहते हैं हमेशा, उन लोग, वो सर लोग भी हमें धन्यवाद दिए। फिर मैंने घर तक गया, घर मोहल्ला में भी सबको धन्यवाद किए, बोला कि फिर मैंने सबका पैर छुआ, सब मुझे आशीर्वाद भी दिए अच्छे से। फिर बोला कि लड़का ने मुकाम हासिल कर लिया, जो पहला बार में रिजेक्ट हुआ था। अच्छा, किसी के मुंह से बोलते सुने कि ये तो पैदा ही इसी के लिए हुआ था, हम तो बोले थे कि कुछ ना कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ तो नहीं मैंने सुना। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए, आप लकी कि आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जब वो कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर बोला जाता है अरे हम तो देखते के साथ समझ गए थे। मतलब इस तरीके से होता है।
चलिए, बहुत लकी कि ये सब ना हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? पापा का, मम्मी का? तो रहा पापा का, रहा भैया का, रहा सबसे ज्यादा कह सकूं तो भैया का रहा था, क्योंकि उन्हीं ने बोले थे हमेशा कि तुम इसी में जाना, इसी में करना। पापा को भी उन्हीं ने मोटिवेट किया था, फिर पापा ने भी बोला, फिर मैंने भी अपना लक्ष्य बना लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बोला जाता है कि अगर सही समय पे गाइडेंस मिल जाए तो आदमी कम समय में ही इतने जो टफ एग्जाम होते हैं उसे क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही गाइडेंस के लिए आप अनु सर के साथ जुड़े रहें। और बोला जाता है कि अगर आप किसी से तैयारी कर रहे हो तो उस टीचर पर आप भरोसा बनाए रखें, और साथ ही साथ सिलेबस भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी भरोसा बनाए रखें। क्योंकि देखिए, भरोसा टीचर पे ठीक है बनता है, लेकिन जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर उन दोनों को साथ लेके चलिए और टीचर को देखते रहिए कि आपको क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो हर किसी का इसी तरीके से कोई ना कोई बैक सपोर्ट होता है, साथ देता है। अच्छा, यहाँ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे, मे भी इसको रिकॉर्ड में नहीं डाले। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं और एक फैमिली, मतलब दोनों जगह से सपोर्ट होता है। तो आपका कोई ऐसा स्पेशल दोस्त या कोई ऐसा एक व्यक्ति जिससे आप हर बात बोल दें और आपको हर बुरे से बुरे टाइम में आपको सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई दोस्त, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप आराम से बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप नाम नहीं लेना, कोई बात नहीं। सपोर्ट से बात किया जाता है, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है नीरज। वो भी अभी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम दे कर आए हैं, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उसने मेरे जीवन में बहुत उठाव चढ़ाव सब आया है, उन्हें हमेशा वो मेरा साथ दिया, हर चीज, चाहे पैसा से लेकर किताब बुक, कहीं पर भी वो मेरा हर चीज में मेरे साथ रहता था, हमको मोटिवेट भी करता था। नहीं भी पढ़ते तो वो भी बोलता था कि राजी तुम पढ़ नहीं रहा, मतलब सुनाता होगा आपको। हाँ, चलिए बढ़िया। तब वो अच्छा दोस्त है कि नहीं पढ़ रहा है तो आपको सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है। ये बहुत होना जरूरी है कि जैसे कि सर बोलते हैं कि हमको ना विनर नहीं होना है, विक्टर होना है। हमको खुद जीत कर कुछ नहीं हासिल होगा, मेरे आसपास के लोग मेरे साथ जीतेंगे, तब वो जीत का मजा ही अलग होगा। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि एक दोस्त जिसने आपको मेंटल तो सपोर्ट किया ही, साथ ही साथ आर्थिक भी, और साथ ही साथ आपको सुनाया भी। चलिए, उम्मीद है कि उनका भी जल्द से जल्द क्रैक हो जाएगी एग्जाम। अच्छा राजीव, लास्टली एक और क्वेश्चन है कि आप हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? कुछ भी ऐसा एक लाइन ऐसा बोल दीजिए ना कि जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हो ना, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 12 अप्रैल में एग्जाम होता है, तो होता क्या है ना कि बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। घर वाले अगर डांटते हैं, बोलते हैं, या टीचर ही डांट बोल देता है, तो उसको उतना ध्यान नहीं देते। तो आपका कोई एक ऐसा कुछ बात बता दी जिससे स्टूडेंट जो है और सीरियस हो जाए। सबसे पहले तो जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं अच्छे, और भारत के लिए सेवा में जाना चाहते हैं एनडीए डिफेंस में। जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, जैसे कि इनकम की दिक्कत हो रही है, तो वो जीके जीएस की तो दिक्कत नहीं करें, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अमित सर है हमारे यहाँ साथ। अमित सर हमारे जीके जीएस अच्छे कर देंगे। अब बाकी मैथ के लिए तो आप ट्यूशन ज्वाइन कीजिए, ट्यूशन है तो यूट्यूब को मदद लीजिए, मैथ स्ट्रॉन्ग। तो यूट्यूब पे तो बहुत कुछ आ गया है। और जैसे कि फैमिली लोग बोलते हैं कि ये तुम क्यों ज्वाइन कर रहा, नहीं करना, तो आपको जब डांटे या कुछ खराब हो आपसे, तो उस टाइम आप चुपचाप सुनिए नहीं, उस टाइम फैमिली को बोलिए कि मैं ये करूंगा। हमेशा नजर मिलाइए, फैमिली से नजर मिला ही कर हमेशा बोलिए, नीचे झुक कर बोलिएगा तो आप कभी आगे कुछ नहीं कर पाइए, ना बढ़ पाइएगा। जैसे कि मैंने उस दिन कोई भी चीज में रिजेक्ट किया, ये जैसे कि एग्जाम्पल में बोला कोई चीज मैंने छड़ गया, फैमिली को ये अच्छा नहीं था, तो वो बोले, तो उस टाइम ये मत सोचे कि हाँ नहीं बोले हम क्यों किए, डिप्रेशन ये सब में नहीं जाना। फैमिली को खड़ा को बोले, फैमिली को मैं दूसरा चीज करूंगा लेकिन करूंगा जो। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली को समझा कर रखिए कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो करेंगे ही, इसे पाकर ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा राजीव, कभी कभी होता होगा ना कि पढ़ने का मन नहीं है, आज चलो ना घूम लेते हैं, दोस्त बुला ले, तो उस समय कैसे रोकते थे अपने आप को? सबसे पहले तो फोन तो दूर ही रखना, फ्लाइट मोड में डालकर।
नहीं, किसी किसी का प्रॉब्लम भी होता है ना, पढ़ता ही फोन से तो क्या करे। जैसे फोन से पढ़ा तो वो फोन से रिलेटेड कर सकता है। अब जैसे मैंने पढ़ा, अब पढ़ लिया तो फिर मैंने अब रेस्ट, चलो थोड़ा फोन चला लें, ये कर ले वो कर, नहीं मतलब रेस्ट के दौरान फोन भी नहीं, थोड़ा पानी पी लो या कुछ भी खा पी लो, बस टाइम वेस्ट कर लो, बाहर घूम लो, माइंड फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर से आगे पढ़ो। अच्छा, मतलब लगातार कभी नहीं बैठना चाहिए, लगातार नहीं बैठना। कुल मिलाकर जितना देर का एग्जाम होता है उसका शिफ्ट बना के, ताकि बैठने का एक आदत हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली कि लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, जितना आपका एग्जाम ड्यूरेशन है उसको शिफ्ट वाइज बनाकर 2-3 दिन भर में। चलिए, सर का भी यही कहना रहता है कि आप 2-2 घंटे का अलग अलग 4 शिफ्ट बनाइए दिन में, लेकिन उसी शिफ्ट में काम करिए, तब आपका दिमाग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसा कि हमने आपको कहा भी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस इतने बड़े बड़े पद पर जाएं और हम सभी आपको देखें, और हमारे जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो कैंडिडेट रहे उन्हें ये पढ़ाया जाए कि ये देखिए आपके वर्तमान में जो एडमिरल है कौन है। तो अभी ना हम लोग गर्व से बोलेंगे कि हमारे जो राजीव जी हैं वो हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको और कोई मैसेज देना है या कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मैसेज के लिए सबसे पहले मैं तो अमित सर को धन्यवाद बोलूंगा, जिनके लिए मैंने जीके जीएस वो मेरे स्ट्रॉन्ग किए। उनका पॉलिटी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका यूट्यूब पर चैनल फ्री है, उनसे ज्वाइन करें, ट्यूशन लें, कोचिंग करें, जिनसे उनका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग हो सके। बेहतरीन से बेहतरीन करें, और सर को वोट करें, लाइक करिए चैनल को, सर को चैनल को भी, और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे सर को और पॉपुलर करें कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ जिनके जीके जीएस पढ़ के मैंने एनडीए क्लियर किया, उनसे जीके जीएस पढ़ के यूपीएससी तक क्लियर करें। तो राजीव, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी सफलता को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं कि आपका वीडियो जो हमारे पास सालों साल रहेगा, और उम्मीद है कि आपने जितनी भी बातें बोली है वो हमारे कैंडिडेट को काम आएंगी, और वो इस बात को समझेंगे और अपनी तैयारी को और सही से करेंगे। और राजीव, आपके लिए हमारी पूरी जो टीम है उसकी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, आप इसे स्वीकार करें। चलिए राजीव, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपसे जब भी आप यहाँ शहर में पधारे तो उनसे मिलने जरूर आए, क्योंकि आप जब ज्वाइन कर लेंगे और जब उधर से आएंगे तो हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ आए तो हमारे कैंडिडेट से जरूर मिले, क्योंकि अगर वो आपको देखेंगे ना तो उन्हें लगा कि नहीं, जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक साक्षात रोल मॉडल हो जाएगा, है कि नहीं? हीरो हीरोइन को रोल मॉडल बनाना या फिर किसी और को बनाना वो अलग हो जाता है, लेकिन जब हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे कि उनके ही क्षेत्र से, उनके ही सीनियर हैं, तो उन्हें ना एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हालांकि मोटिवेशन के लिए तो चलिए सर हैं ही, लेकिन जब वो आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे, और कुल मिलाकर जब आपकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो उनसे वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें हेल्प होगी। तो उम्मीद है कि आप जब भी आए यहाँ पर तो यहाँ जरूर आए, हम सभी से जरूर मिले और आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखे। और हमारी जितनी टीम है आपको एक बार दोबारा फिर से धन्यवाद देती है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो जैसा कि देखा गया कि राजीव से हमने बात की, राजीव से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बातें भी राजीव ने बताई। ये हमारा जो चैनल है अमितोपीडिया, इसकी एक सीरीज है अनुभव, इसमें पहले भी वीडियो आ चुके हैं, एक एपिसोड आ चुका है, ये इसका दूसरा है, आप उसे देखना ना भूलें। और ये जो अनुभव है ये हमने बेसिकली इसलिए शुरू किया है ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए, इस सीट पर बैठे, वो अपना जो भी उनका अनुभव रहा है पढ़ाई से लेकर, जो भी आसपास का समाज, व्यक्ति जो भी है, वो सारा अनुभव बताए, ताकि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अंदर सुधार लाए और इसी तरीके से इस मुकाम को हासिल करें। तो चलिए मिलते हैं अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में और किसी एक ऐसे ही बेहतर इंसान, एक ऐसे ही सफल इंसान के साथ
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो भी राजीव ने बताई है उनमें से कौन कौन सी बात से आपने रिलेट किया है, और या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।